चैप्टर के एक सीक्वेंस को दैट यू कैन सी ओवर हियर. So the chapter starts with the chapter number 1, which is called as the cell structure. So this is the first chapter of our syllabus where we study variety of the cell structures that are present in a prokaryotic cell as well as the eukaryotic cell. सेकंड चैप्टर आपके सामने यहाँ पर मेंशन है विच इज नोन एज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. और यहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डिटेल स्टडी करी. यानी कि ओ लेवल्स में आपने जो न्यूट्रिशन का चैप्टर स्टडी किया था वेयर यू स्टडी द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड. So you will study these biological molecules with a comparatively much more details. चैप्टर नंबर 3 फिर हमारा है एंजाइम्स का. और ये एंजाइम्स चैप्टर also studied in your O levels. Again, here we have got comparatively much more detail related to the enzyme structure, enzyme function, and enzymes affinity with the substrate molecule. उसके बाद बेटा फोर्थ चैप्टर है. फोर्थ चैप्टर हमें सेल सरफेस मेम्ब्रेन और उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टिव मैकेनिज्म के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से सेल सरफेस मेम्ब्रेन अरेंज होती है एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल में. और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर अपनी प्रेजेंस शो करते हैं. वो किस तरह से सेल ट्रांसपोर्ट में अपना वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं. उसके बाद फोर्थ चैप्टर खत्म होगा तो फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज द माइटोटिक सेल साइकिल. और यहाँ हमने बुनियादी तौर पर जो सेल की माइटोसिस साइकिल है इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है. और बिल्कुल बुनियादी एक्सपेक्ट डिस्कस करना है सेल के जो है वो मियोटिक साइकिल का. तो हमने यहाँ पर बेसिक माइटोसिस पढ़नी है और इसके अलावा मेयोसिस की जो सेल डिवीजन है उसकी हम बुनियादी या एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं. चैप्टर नंबर 6 न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस का है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू द न्यूक्लिक एसिड. हियर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द डीएनए, आरएनए. फिर हमने डीएनए की रेप्लिकेशन स्टडी करनी है. डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद डीएनए में अगर कोई इंफॉर्मेशनल डिस्टर्बेंस आती है तो फिर हम देखेंगे म्यूटेशन को. और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से एक सेल अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है. उसके बाद चैप्टर नंबर 6 तो चैप्टर नंबर 7 से हमें जो है वो फिजियोलॉजी के चैप्टर्स मिलते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं उनकी डिटेल पढ़ते हैं. इस स्पेसिफाइड कंटेंट में पहला जो है वो आ जाता है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का, जहाँ पर हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की डिफरेंट ट्रांसपोर्टिव मेथडोलॉजी को यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं और फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है. इसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में कि वेरियस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज किस तरह से अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. और उन्हें हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. उनकी प्लेन डायग्राम बनाई जा सकती है, उनकी डिटेल डायग्राम बनाई जा सकती है जो कि पृथ्वी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. चैप्टर 8 हमारा ट्रांसपोर्ट मैमल्स का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. यहाँ पर हम एक मैमल के फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमन के हार्ट को, उसके ब्लड सिस्टम को, उसके जो है वो प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम को इन टर्म ऑफ आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज हैं और फिर लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी करें. बेसिक एक्सचेंज सिस्टम बहुत ही जो है वो सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही इसे अब रिसाइज कर दिया गया है. और स्पेशली हम इस चैप्टर में यहाँ पर ह्यूमन के जो ब्रीथिंग पार्ट से है इसकी डिटेल हमने जो है वो स्टडी कर ली है.
इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 इन्फेक्शियस डिजीज स्टडी करने जाएंगे और इस चैप्टर नंबर 10 में वैरायटी ऑफ दी डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय वायरसेस बाय द बैक्टीरिया और कॉज्ड बाय द प्रोटोस्ट। इसे हमने जो है वो इस चैप्टर में डिटेल के साथ स्टडी। लास्ट चैप्टर हमारा इम्यूनिटी का है जहाँ पर हम डिफेंसिव मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में फॉरेन प्रोटेक्टिव को डेवलप करती है। ये हमारा सारा का सारा कंटेंट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11 दैट इज दी studied for the AS level biology and these topics are very important। अब आपने इन 11 चैप्टर से जो पेपर्स देने हैं उन पेपर को एक नजर देखिए। हमारा जो असेसमेंट रिव्यू है इट कंप्राइजेस बेसिकली 3 पेपर्स इन एएस एंड 2 पेपर्स इन एएस के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि यू विल बी अपीयर इन पेपर 1 व्हिच इज 40 मार्क्स पेपर एंड इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो you will be given 4 different types of the choices for every MCQ और वहाँ पर you have to select one answer that is mean you can say कि आपने मार्क करना है in your specified answer sheet। तो जो कॉपी होगी उस कॉपी पर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, थिंक करेंगे, अपने आंसर सेलेक्ट करेंगे और अपने आंसर को फाइनली आपने एक आंसर शीट आपको मिलेगी उस पर जो है वो ट्रांसफर कर देना है विद इन 1 आवर एंड 45 मिनट्स। याद रखिएगा एग्जामिनर ने आपकी कॉपी को चेक नहीं करना, आपकी आंसर शीट को चेक करना है। तो नॉर्मली पूरे बीच में आपने पेपर बना दिया। यहाँ पर 40 एमसीक्यूज होते हैं और ये जो एमसीक्यूज हैं ये एएस लेवल पर बेस कर रहे हैं, इनके 11 चैप्टर पर बेस कर रहे हैं। नॉर्मली सेक्शन के पेपर को एक्सटर्नली असेस किया जाता है और इनके हमारे पास जो नॉर्मल परसेंटेज है वो 31% हमारा एएस लेवल का ये जो है वो वेटेज कैरी करता है और 15.5% एएल का वेटेज कैरी करता है। कि जब आपके पेपर 5 कंप्लीट हो जाएंगे A2 का जब आप एग्जाम्स दे देंगे वहाँ पर भी आपके पेपर 1 की जो वेटेज होगी वो जो है आपके A2 के रिजल्ट पर इफेक्ट कर सकता है। ख्याल रखिएगा कि एएस के पेपर्स का कैरी फॉरवर्ड होगा A2 के रिजल्ट्स पर। यानी कि अगर आपने एएस में अच्छे ग्रेड्स लिए हैं तो A2 के ग्रेड्स को सपोर्ट करते हैं और अगर आपने एएस में रिजल्ट्स अच्छे नहीं लिए खुदा ना खासा उनका इफेक्ट भी आपके A2 के रिजल्ट्स पर वो आ रहा होगा। अब ख्याल रखना है बेटा आपने कि फ्रॉम एवरी चैप्टर यू विल बी आस्क्ड एटलीस्ट 1 एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 से 4 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। पेपर 2 नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर एग्जामिनर विल शो यू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर और आपको उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आंसर देने। समटाइम ग्राफ पेपर होता है, समटाइम एक डायग्राम बनी हुई होगी, समटाइम एक टेबल फॉर्म में डेटा होगा। एएस के हमारे सिलेबस है इसमें सबसे ज़्यादा लेंथी पेपर ये पेपर इसमें आपको बहुत टाइम कम मिलता है और आपने विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड अपने क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना है। टाइमिंग इसकी 1 आवर और 15 मिनट्स की है और एग्जामिनर कैन आस्क यू 7 to 8 क्वेश्चन। तो कभी 6 क्वेश्चन होते हैं, कभी 7 क्वेश्चन होते हैं। ये तमाम क्वेश्चन आपके करने होते हैं। चॉइस वाला फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन जहाँ पर इधर और का ऑप्शन आपको राइट। नॉर्मली तौर पर चॉइसेस जो है वो पेपर 2 में एक्सटर्नली असिस्ट ये पेपर है, आपको पेपर मिलेगा, पेपर पे ही लाइन्स दी गई होंगी, लाइन्स पे आपने आंसर देने हैं। 46% टोटल वेटेज है इस पेपर की एएस में और 23% वेटेज है इसकी ए। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि इफ यू सिक्योर ए इन पेपर 2 तो यू विल बी एबल टू गेट ए ओवरऑल इन एएस पेपर। तो पेपर 2 का ए ग्रेड आपके टोटल ए लेवल्स के ए ग्रेड पर बहुत ही इफेक्ट
जो होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत होगी। तो टेक्निकल पेपर है, you have to answer examination, the examiner question। आपके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो इस पेपर के मार्क्स में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा। Then we have got paper 3, that is structure, sorry, advanced practical skill paper। We have provided 2 hours time। टाइम के लिहाज से ये सबसे बड़ा जो है वो ड्यूरेशन वाला पेपर है। मार्क्स इसके 40 हैं और इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के हवाले से एग्जामिनर असेस कर रहा होगा। ख्याल रखिएगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल की जो एक्टिविटीज है ये आप अपने स्कूल की प्रैक्टिकल स्कूल की लैब्स में जाकर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो है वो जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करती है। यूजुअली इस प्रैक्टिकल पेपर में पाकिस्तान में 2 पेपर लिए जाते हैं, वो 33 कॉम्पोनेंट और 34 कॉम्पोनेंट के साथ। इधर यू विल बी अपियरिंग 33 कॉम्पोनेंट और यू विल बी अपियरिंग 34 कॉम्पोनेंट। डिपेंड है कि आप कौन सा कॉम्पोनेंट लेते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर आप अपने एग्जामिनेशन के पेपर पे जो भी कंपोनेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस ऑफ द सेंटर, एग्जामिनर ने ब्रिटिश काउंसिल ने आपको चलिए 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर 3 में। एक आता है रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोप और दूसरा आता है परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल, जहाँ पर आपने डेटा को कलेक्ट करना होता है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया होता है। तो आपको एक सेटअप मिलेगा, उस सेटअप पर आपने अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और फिर अपना डेटा कंपाइल करके एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 1 के जनरली 22 मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 इसका जनरली 18 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन 1 है, जिस क्वेश्चन 1 easily has 22 marks और क्वेश्चन नंबर 2 that is the microscopic or microscope based question, it contains usually 8 marks। तो ये आपका बेटा टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। 23% इसका एज का कंटेंट है, 11.5% आपके पेपर को सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक नजर तमाम पेपर को देखें तो पेपर 1 का 31% वेटेज है, पेपर 2 का 46% वेटेज है और पेपर 3 का 23% वेटेज है। तो वेटेज के लिहाज से पेपर 3 का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। स्टिल तो ये क्वेश्चन पेपर होता है, इसकी वेटेज कम आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आपके ग्रेड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ख्याल रखना है आपने, पेपर 3 लिंक करता है पेपर 5 से, यानी कि अगर आपके पेपर 3 में आप और दूसरी चीज आपने देखी है जो पेपर 5 है उसकी वेटेज भी 11.5% है ओवरऑल ए में, और अगर जनरलाइज को देखें तो A2 में ये 23% वेटेज कैरी कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 AS के जो पेपर है उनके लिए और उसके हवाले से जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये मैंने आपके साथ आज जो है वो शेयर कर दी। चैप्टर नंबर 1 को अगर हम देखें तो हम सिलेबस की डिटेल की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ आपको ये देखना है कि जो ए लेवल है हमारा ओनली इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दिए जाते हैं, पेपर 4 पेपर 5 नहीं होता। ए लेवल यानी कि A2 के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर हमारा है और आमतौर पर इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 राइट। यूजुअली वो स्टूडेंट्स जो 2 इयर्स में लेवल कंप्लीट करते हैं वो पहले AS लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो है वो A2 लेते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि एक साथ पूरा पेपर देना चाहते हैं उन्हें हम AL के लिए कैटेगराइज करते हैं और इसमें आप 5 पेपर्स बनते हैं देने होते हैं। नॉर्मली ये स्टूडेंट्स AL जो है वो नहीं देते पाकिस्तानी स्कूल्स में, प्राइवेटली अगर वो बच्चे AL देना चाहते हैं तो वो एक वो में वन वो में पेपर 1, 2, पेपर 5 ग्रेडिंग हमारी ए स्टार से ई तक होती है और यूजुअली तौर पर ये ग्रेडिंग एस में फाइनल ग्रेडिंग ए है और A2 में आपको ए स्टार से ई तक ग्रेडिंग दी जा सकती है। अब जरा हम अपने असेसमेंट ऑब्जेक्ट की तरफ देखें तो
असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में तीन डिफरेंट टाइप्स के असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसे हम AO1, AO2, AO3 कहते हैं। यूजुअली असेसमेंट ऑब्जेक्ट 1 में यू विल हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स, और आपने अंडरस्टैंड करनी है बेसिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, फिनोमेना है, साइंटिफिक वेरिएबिलिटी है, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है। और इसमें कोई खास किस्म के जो है वो आपको अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, सीधे सीधे से आंसर्स हैं जो कि आपने अपने से याद करने हैं और एग्जाम में लिखने हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्ट 1 के बाद जो है वो असेसमेंट ऑब्जेक्ट 2 आता है, और यहाँ पर असेसमेंट ऑब्जेक्ट 2 में स्टूडेंट जो है वो टू हैंडल, अप्लाई और एग्रीगेट इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ आपने ध्यान में रखना है कि आपको एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा, पेपर 1, पेपर 2, you will be provided different types of these representation in the form of graphs, in the form of graphicals, or in the form of symbols. और आपने उन graphicals को, ग्राफ को स्टडी करना और अपने आंसर की इंटरप्रिटेशन करनी, राइट। अमूमन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से जो है सिलेबस से हटके भी हो सकते हैं, और इसमें आपने अपनी जो लर्निंग है उसको बुनियादी तौर पर बेस बना के आंसर जरूर देना। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है असेसमेंट ऑब्जेक्ट 3 का, और ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आमतौर पर पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी, और सब टाइम पेपर 3 में ज्यादातर जो है पेपर 3 में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, और यहाँ पर आपने प्लान करना होता है एक एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन को, खासतौर पर पेपर 5 में 3 कलेक्ट करना होता है आपने डेटा। तो डेटा आप कलेक्ट करेंगे जब आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और उस प्रैक्टिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करके हुए सम सॉर्ट ऑफ मिलेगा, और एस्टिमेट करेगा क्या आपका रिजल्ट आता है। डेटा एनालाइज, और इसके बाद जो है वो आप इंटरप्रेट करते हैं अपने डेटा को, ताकि आप प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ, और ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे आपको ये आइडिया होगा। आप एक प्लांट्स के एक्शन को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिंग द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से मेजर होगा, वो आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पर इन्वेस्टिगेट किया करने की एग्जामिनर ने एक प्रॉपरली जो है वो गाइडलाइन दी। आप उस गाइडलाइन के हिसाब से एनालिटिक एक्टिविटी को प्रॉपरली हैंडल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, डेटा मिलेगा, उस डेटा को आप प्रॉपरली टेबलेट फॉर्म में जो है वो कलेक्ट करेंगे, और उस डेटा की बुनियाद पर आपने अपने रिजल्ट्स को फाइनलाइज करके कंक्लूड करना। दूसरी तौर पर इस किस्म के क्वेश्चन में पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें स्टूडेंट्स ने डाउन द ईयर लैब में जाकर स्किल्स को, ये हमारे पास तीन तरह के असेसमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि थ्रू आउट द पेपर 1, 2 और 3 में एग्जाम। यहाँ हम अगर ऑब्जर्वेशन की तरफ, तो यहाँ देखें कि जो असेसमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का है, 40% इसका वेट है एएसके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। असेसमेंट ऑब्जेक्ट 2 जो कि हैंडलिंग और अप्लाइंग का है, और इसमें हम कुछ एग्जीक्यूट भी करेंगे, 40% इसका जो है वो वेटेज है, जबकि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज का वेटेज 20% है। तो इस तरह से हमारी 100% एक्टिविटी सेम विद ए लेवल में भी जाता है, A2 में भी जाता है कि असेसमेंट ऑब्जेक्ट 1 40%, सादा लफ्जों में कहें तो रट्टा 40% है। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आप अपनी जो लर्निंग इंफॉर्मेशन है वो 40% है, और इसके बाद आपका जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो 20% आपके A2 के काउंट पर सेट करते हैं। इस तरह से आपके टोटल 100% परसेंटेज जो है वो इस तरह से बन सकते हैं। इसके बाद असेसमेंट ऑब्जेक्ट 2 को अगर आप ईच कंपोनेंट के साथ देखें तो पेपर 1 पे 50%, पेपर 2 में 50%, पेपर 3 में असेसमेंट ऑब्जेक्ट 1 कुछ भी नहीं आता, पेपर 4 में आपसे 50% असेसमेंट ऑब्जेक्ट 1 यानी कि आपका डाटा पूछा जाएगा, और पेपर 5 में कुछ नहीं पूछा। असेसमेंट ऑब्जेक्ट 2 यानी कि आपने जो लर्निंग की है वो पेपर 1 में इसके बाद असेसमेंट ऑब्जेक्ट 3 यानी कि आपने जो अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटी की बेस पर जो कुछ सीखा है, पेपर 5 में 100% है, पेपर 1, 2, 4 में इसका कोई
कोई लेना देना नहीं। इस तरह से जब आप अपना एएस प्लान करें तो आपको ख्याल रखना है कि अगर आप सिर्फ रट्टा लगाकर चले जाते हैं तो 50% आपका टोटल मार्क का और उसमें से आप कितने लिख सकते हैं ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है। वो बच्चे जो बायोलॉजी लेते हुए ये सोचते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस में रट्टे से काम हो जाएगा, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उनके पास टोटल 100 मार्क्स नहीं है असिस्ट करने के लिए, ठीक है। उनके पास टोटल असिस्ट करने के लिए 50 मार्क्स है। अब वो 50 में से 40 लाते हैं, सपोज 40 लेकर आते हैं, तो ये एग्जामिनर के हिसाब से 40% रिजल्ट मिल रहा है और यूजली यू ग्रेड में चला जाता है। और अगर वो 50 में से 50 लेकर आ जाते हैं, वो 100% मार्क्स नहीं है, ख्याल रखिएगा कि 50% मार्क्स है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी जो है वो अच्छे मार्क्स है। तो आपने असिस्टेंट ऑब्जेक्ट 2 और असिस्टेंट ऑब्जेक्ट 3 पर मेहनत करनी है ताकि आपका जो ग्रेडिंग है वो 100% या 100 मार्क्स से आपकी ग्रेडिंग कर जा सके। इस तरह से आप अपनी बायोलॉजिकल साइंसेज में अपनी स्टडी है उसको जो है वो प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा साल पड़ा है, टेक्निकली तो साल नहीं होता। लाइक आज डेट है 21 अगस्त, राइट। और हमारा जो पेपर होना है ये पेपर हमारा मई 2025 में होना है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर है वो मई में होगा। अगस्त से मई आप काउंट कर लें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, तो मैक्सिमम वी हैव गॉट अराउंड अबाउट 8 मंथ। इस 8 मंथ्स में हमने अपना एक स्टार्ट सिलेबस है चैप्टर्स, टॉपिकल पास पेपर एंड ये लीगल पेपर कंप्लीट कर कर छोड़ देना है ताकि 9th मंथ में यानी कि मई में वी आर रेडी फॉर एनालिसिस। ये आपका जो पूरा एएस का जो कंटेंट है वो आपको याद रखना है कि किस तरह से आपके ए लेवल के इस कंटेंट को आप प्रॉपर्ली प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद फिर हम पढ़ने जाएंगे। पढ़ने क्या जाएंगे वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट चैप्टर है एएस लेवल का, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ना है और इसके लिए हम जब पढ़ने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा इसका लर्निंग आउटकम यहाँ मौजूद है। has to study each and every learning outcome और उस लर्निंग आउटकम के बेस पर एग्जामिनर ने हमें असेस करना है सो दैट वी आर एबल टू just appear in exam or we can get maximum marks, we get maximum result। maximum result एएस का वो ए लेवल ए ग्रेड है, राइट। और इस ए ग्रेड को लेने के लिए आपने अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाई। अब वो बच्चे जो ओ लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने ओ लेवल्स की तरह लास्ट 2 मंथ में प्रिपरेशन करनी है या लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करनी है और हमारे ग्रेड्स आ जाएंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। ए ग्रेड आफ्टर study 1 month or 2 months study, you have to study at least 5 to 6 months और आखिरी 2 मंथ में आपको अपने रिविजन्स करनी है ताकि यू विल गेट योर डिजायर्ड। ये बेटा आज का मेरा आपके साथ पहला इंटरेक्शन था कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मेरी एक बात को अपने साथ जरूर ध्यान में रखिएगा। आपने बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट चैप्टर प्लान करना है और अपने इस बात को रियलाइज करना है और अपने आप को प्रॉमिस करना है कि यू विल हैव टू स्टडी रेगुलरली, चाहे वो आधे घंटे ही। आप अपने स्टडी को रेगुलर करेंगे, प्लान करेंगे कि मुझे आज बुक रीड करनी है, मुझे लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुननी है, मुझे अपने स्कूल के लेक्चर को अंडरस्टैंड करके उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और मुझे पास करना है। So you have to do past paper from the first week of your AS you can say time period और फिर उसके बाद आप अपने आप को तैयार करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 चैप्टर फॉर द टॉपिक टेस्ट।
फिर 3 चैप्टर के बाद आप अपने आप को रेडी करेंगे फॉर द मंथली टेस्ट। और इन दिस वे यू विल गो प्रॉपर्ली with respect to the plan। और आफ्टर में मार्च में जाकर आप अपने आप को रेडी करेंगे फॉर दी ईयरली पास पेपर, ताकि अप्रैल में आप अपने एग्जाम्स हैं स्कूल के मॉक्स के लिए रेडी हों और मई में आप अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना है आपने बेटा, एग्जाम का जो पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन है उस पेपर के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, उनसे किसी हद तक जो है वो मैच करते हुए होते हैं, लेकिन वो सिमिलर क्वेश्चन नहीं होते। टॉपिकल पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो ईयरली पास पेपर से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो वंस यू कंप्लीट योर टॉपिकल पास पेपर, तो यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क इन योर ईयरली पेपर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने ईयरली पास पेपर में 90% तक मार्क्स लिए हैं तो आप अपने सीआईज के 2025 मई जून में भी 90% मार्क्स ले जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने टॉपिकल पास पेपर में 75-80% मार्क्स ले रहे हैं, ईयरली पास पेपर में अगर आप रेगुलरली 80-85% मार्क्स ले रहे हैं, तो फिर सीएआईज के 2025 के जो आपकी अपियरिंग पेपर होगा उसमें यू विल गेट इंशाल्लाह ए ग्रेड, राइट? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, स्पेशली पेपर 2 में। तो पेपर 2 के क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह किए हैं तो यू विल गेट योर डिजायरेबल रिजल्ट। पाकिस्तान में हर बच्चे का डिजायरेबल रिजल्ट ए ही होता है, और पाकिस्तान में हर बच्चे की जो पेरेंट्स हैं उनका भी डिजायरेबल ग्रेड ए और ए प्लस होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप अपने पेपर को करें तो ये सोच के कीजिएगा कि आपने अपने आप को रेडी करना है फॉर दी मेडिकल कॉलेजेस। और अगर आप अपने आप को मेडिकल कॉलेजेस के लिए रेडी करना चाहते हैं तो फिर आपने अपनी स्टडीज को फर्स्ट वीक से ही जो है वो कंटिन्यू कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू enjoy my lecture, so प्लीज आप मेरे लेक्चर को एंजॉय करने के बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने अपने फ्रेंड्स को जो है ये लिंक भेजिएगा और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं आपको रेगुलर बेसिस पर चैप्टर वाइज लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक जो है वो पहुंचाता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।